हाँ तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने एक और टॉपिक लेके आई हूँ और वो टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अगर आपको लाइट के न्यूमेरिकल कुछ क्लियर होते हैं तो फिर मैं आपके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टॉपिक लेके आऊँगी। ये तो भी छोटे से टॉपिक है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है लास्ट ईयर के भी और बहुत सारे क्वेश्चन स्पेशली फॉर न्यूमेरिकल। तो मैं अभी कुछ वीडियोज़ बनाऊँगी जिसमें मैं लाइट के न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल और भी आपके जो भी न्यूमेरिकल है मैग्नेट से रिलेटेड या जो भी, दैट आई विल शो इन माय वीडियो। अभी हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लाइट में बहुत सारे टॉपिक हैं जिसमें हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। देखो बेटा, लाइट सीधी ट्रैवल करती है इन अ फॉर्म ऑफ रे, वो बिल्कुल सीधी ट्रैवल कर रही है, कोई पार्टिकल नहीं है अगर वो वैक्यूम में ट्रैवल करे। लेकिन अगर लाइट वैक्यूम से किसी और मीडियम में जाती है, लाइक एयर जो है, लाइट ट्रैवल कर रही है, बहुत सारे पार्टिकल दूर दूर हैं, लाइट सीधी सीधी ट्रैवल कर रही है। लेकिन जैसे ही लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होता है, पार्टिकल्स क्लोज हो जाते हैं। अब उस पार्टिकल से लाइट टकराते हुए अपने पास से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। कितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होती है, उसी मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है जिसमें मैंने एक इंसिडेंट रे को दिखाया है कि लाइट जो है वैक्यूम से आ रही है, एक एंगल बनाती है नॉर्मल पे जिसको मैंने θ1 से डिनोट किया हुआ है, और लाइट वैक्यूम से किसी भी मीडियम में जाती है, लाइक ग्लास में जा रही है, वाटर में जा रही है, तो लाइट अपने एंगल से कितना बेंड हो रही है, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला लिखा है, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। अब आप इस म्यू को चाहे तो एन के साथ भी चेंज कर सकते हैं, स्मॉल एन भी हम यूज करते हैं, एन इज इक्वल टू सी अपॉन वी। यहाँ पे सी क्या होता है, सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। इसमें मैं आपके सामने कुछ न्यूमेरिकल लेके आऊंगी। कुछ न्यूमेरिकल्स तो मैंने लास्ट ईयर के बोर्ड के पेपर के निकाले हैं, कुछ और भी न्यूमेरिकल हम ऐड करेंगे। अभी तो मैं आपके सामने कुछ टॉपिक्स इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी हूँ, ठीक है। सो इन शॉर्ट आपने क्या समझा कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पास से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होती है, और वो कितना डिस्ट्रैक्ट हो रही है उसके मेजरमेंट को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि इट इज अ वैल्यू कैलकुलेटेड, ठीक है। ये कैलकुलेटेड वैल्यूज है जिसे हम कैलकुलेट करते हैं, और वैल्यू कैलकुलेटेड कब हम कैलकुलेट करते हैं, फ्रॉम द रेशियो ऑफ, कहां से ले रहे हैं, फ्रॉम द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, वेयर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। सो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, गॉट इट। अब मैं आपसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछती हूँ, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे आपके दिमाग में भी चल रहे होंगे। आप सबको मालूम है ना कि जब हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म से क्रॉस करते हैं तो ये व्हाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। क्यों स्प्लिट करती है, बिकॉज व्हाइट लाइट जब तक वैक्यूम में ट्रैवल कर रही है देयर इज नो पार्टिकल टू स्ट्राइक विथ। अब वो व्हाइट लाइट में 7 कलर्स है, सबकी स्पीड अलग अलग है। आप सोचो आप 7 बॉयज हो और सातों ने एक दूसरे को होल्ड कर रखा है और आप बिल्कुल सीधे चल रहे हो, देयर इज नो ऑब्जेक्शन टू ब्रेक योर हैंड। लेकिन आप बिल्कुल रश में आ रहे हो और क्या आप सारे सातों के साथ एक दूसरे का हाथ बांध करके अलग अलग स्पीड से चल सकते हो, नहीं चल सकते। तो लाइट के साथ भी ऐसा ही होता है, लाइट के 7 कलर्स की स्पीड अलग अलग है। जैसे ही वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो पार्टिकल उनसे टकराते हैं, पार्टिकल के टकराने की वजह से दे डेविएट फ्रॉम देयर पाथ, और टकराने के दौरान क्या होता है कि हमें एक पैटर्न मिलती है और वो पैटर्न होती है विबग्योर की, है ना बेटा, विबग्योर। अब इस विबग्योर में हमने क्या देखा कि हम V को सबसे नीचे लिखते हैं। क्यों लिखते हैं V को सबसे नीचे, आपने ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट किया था ना, आपके पास व्हाइट लाइट आई थी और व्हाइट लाइट यहाँ से आई एक एंगल के साथ, फिर वो इस मीडियम में सीधे ट्रैवल करती है और फिर वो यहाँ से बेंड कर जाती है जहाँ पे आपके ये 7 कलर्स के पैटर्न बनते हैं, है ना। एवरीवन हैज रिमेंबर इट, ठीक है। मैं तो आपको रफली बना करके दिखा रही हूँ। अब इस वायलेट कलर के साथ क्या है कि आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा बेंड करता है ना, तो सबसे ज्यादा बेंड करता है यानी कि इसकी स्पीड सबसे कम होती है। अब इसी वजह से जब सनराइज होती है तो आप देखते हो कि वाटर का कलर बिल्कुल ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ये स्काई ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। क्यों, क्योंकि जैसे ही सनराइज होता है तो ब्लू कलर की स्पीड यानी कि वायलेट कलर की स्पीड सबसे कम होने की वजह से ये बेंड हो जाता है, यानी कि स्कैटर्ड हो जाता है। स्कैटर्ड होने की वजह से हमें स्काई का कलर या वाटर का कलर ब्लू दिखाई देता है। सेम हियर, जो रेड कलर होती है ना, इसकी स्पीड सबसे ज्यादा है। अब स्पीड सबसे ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, ये सबसे तेजी से ट्रैवल करती है, इसलिए आपने देखा होगा कि सनराइज के समय आपको सन का कलर रेड दिखाई देता हो।
तो रेड कलर क्यों दिखाई देता है? क्योंकि रेड कलर की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। अच्छा ये बताओ कि सन की लाइट आप तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट। तो उस 8 मिनट में जो लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा तेज, यानी कि रेड कलर की स्पीड सबसे तेज है और वो सबसे पहले आपकी आंखों तक पहुंचती है, इसलिए आपको सन का कलर पहले रेड दिखाई देता है। अब आप सोच के बताओ कि डेंजर कलर का सिग्नल रेड क्यों होता होगा? यस, आपके दिमाग में आ तो रहा होगा आइडिया, ताकि वो कलर आपके आंखों तक सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत तेज है और आप कोई प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो यहां से हमें ये पता चला कि रेड कलर की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो ये बेंड सबसे कम करता है, इसलिए ये ऊपर की तरफ है, जबकि वॉयलेट की स्पीड बहुत कम है और ये बेंड सबसे ज्यादा करता है। तो मैंने आपको क्या कहा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो कितना मेजर करती है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब आप बताओ कि वायलेट कलर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी या रेड कलर की? देखो सबसे ज्यादा कौन मुड़ता है? वायलेट कलर। तो वायलेट कलर की इंडेक्स सबसे ज्यादा होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, सेम हेयर अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइट एयर में ट्रैवल कर रही है तो बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी या कम होगी? एयर में पार्टिकल तो है ही नहीं, तो यानी कि लाइट बेंड ही नहीं कर रहा, तो एयर में सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। लिक्विड में थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे और जो सॉलिड होंगी उसमें सबसे ज्यादा हो जाएगी। उसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिकल डेंसिटी पे भी डिपेंड करती है, जितनी ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी उतनी ज्यादा वो बेंड हो जाएगी, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें थी जो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड पूछी। लेकिन अभी हमें न्यूमेरिकल करना है और वो न्यूमेरिकल है एक ही फॉर्मूला पे, और वो फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। अच्छा, लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप म्यू की जगह पे एन को भी यूज कर सकते हैं। मैंने कुछ न्यूमेरिकल आपके लिए निकाले हैं और मैं उस न्यूमेरिकल को आपके सामने सॉल्व करने जा रही हूँ। ये फॉर्मूला और ये डायग्राम आपके सामने ही रहेगा, आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चंस कर रही हूँ। एज यूजुअल बोर्ड हमारा छोटा है और ये बोर्ड मैं तब तक नहीं चेंज कर सकती जब तक मेरे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा मेरे वीडियोस को लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। भाई कंडीशंस है बच्चे, मैं आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ एंड आई वांट सच काइंड ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड पॉजिटिविटी फ्रॉम योर साइड। सो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। अगर आपको मुझे या मेरी वीडियोस पसंद आए तो आप इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मैं कुछ और अच्छा बनाने के लिए खुद को मोटिवेट कर सकूं। ठीक है, चलो तो हम पहले कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन पे आते हैं। आई हैव रिटन फ्यू क्वेश्चंस ओवर देयर कि मैं आपके सामने सॉल्व कर सकूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अच्छा ये बार बार मेरे लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो मैं एक काम करती हूँ, शॉर्ट में मैं RI लिख दूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए मैं लिख रही हूं, तो RI ऑफ ग्लास इज 1.5। मैंने कितना लिखा है? 1.5। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, कितना होता है भाई स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम? अभी मैंने डिस्कस किया है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो मुझे यहां पे फाइंड करना है लाइट की वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। अब मैम इसमें हमें कुछ भी नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। हम लगाएंगे म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो गिवन है, RI ऑफ ग्लास इज 1.5, तो मैंने म्यू की वैल्यू आपको दे दी। और मैंने क्या दे दिया? मैंने आपको सी की वैल्यू यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो हमें मालूम ही है, तो हमें निकालना है वी। तो आप नॉर्मली ये फॉर्मूला लगाएंगे, आप चाहे तो म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी करेंगे। म्यू की वैल्यू आपको मालूम है, तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? सी अपॉन म्यू। ठीक है बच्चे, अब सी की वैल्यू कितनी थी? 3 × 10⁸ और यहां हमारे म्यू की वैल्यू कितनी आई है? 1.5। अब यहां से आप डेसिमल हटाओगे तो ये 30 हो जाएगा, तो 15 2 जा 30, तो 2 × 10⁸ आपने क्या निकाला? आपने निकाली वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का SI यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन आपको क्लियर है? चलो फिर हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मुझे पता है आपको थोड़ी सी बोर्ड की क्वालिटी से प्रॉब्लम आती है, मुझे भी आती है,
लेकिन मैं करूँ क्या, मुझे इतने लाइक ही नहीं मिलते कि मैं आप तक पहुंच सकूं। खैर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैंने आपको बोला फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, मैंने RI लिखा, आपको पहले बताया है। अब देखो मैंने स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास यानी कि मैंने मीडियम का दे दिया, यानी कि मैंने V की वैल्यू दे दी, मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि म्यू निकालने के लिए कहा, फिर मैंने आपको कहा म्यू इज इक्वल टू C/V। V मैंने आपको 2 × 10⁸ दे दिया और C तो आपको मालूम ही है, तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 2 × 10⁸, ठीक है। 10⁸ कट जाएगा 2 के टेबल से, 3 तो नहीं जाएगा, लेकिन जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.5, तो ये हो जाएगा 1.5। आपने क्या निकाला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या यहाँ पे हम कोई ऐसा यूनिट लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होता। सो योर आंसर विल बी 1.5। नाउ दिस क्वेश्चन इज विजिबल टू यू। चलो चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, फास्ट। क्वेश्चन नंबर 3 हमने पूछा, इफ RI यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 एंड ग्लास इज 3/2, फाइंड RI ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। बेटा ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, आई हैड चेक्ड देयर, तो मुझे लगा कि इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, सो आई टुक दिस क्वेश्चन। अब देखो मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या दिया है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मैंने कितना दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है 4/3 और मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या दिया है 3/2। तो मैं यहाँ W लिख रही हूँ वाटर के लिए और ग्लास लिख रही हूँ G लिख रही हूँ ग्लास के लिए, कोई दिक्कत। अब मैंने आपसे कहा कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ग्लास का तो ये है और वाटर का ये है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी RI ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। अब आप क्या करोगे, यानी कि म्यू G डिवाइडेड बाई म्यू W, ठीक है। अब म्यू G की वैल्यू कितनी है भाई, 3/2 डिवाइडेड बाई 4/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 × 3 डिवाइडेड बाई 4 × 2, 9/8। आपने क्या निकाला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होगा, सो दैट विल बी योर आंसर। अभी हमने रैंडमली 3 क्वेश्चन सॉल्व किया, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये भी क्वेश्चन मैंने बोर्ड का ही क्वेश्चन उठाया है, क्वेश्चन नंबर 4, एंड ये एपरेंट वेट से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप एपरेंट डेप्थ पे क्वेश्चंस करेंगे। एंड ऑब्जेक्ट एट द बॉटम ऑफ अ बीकर, ठीक है, filled with liquid with respect to air is 4/3. Find the apparent depth of object, ठीक है। अब पहले हम बात करते हैं एपरेंट क्या होता है बेटा। एपरेंट जो होता है ना वो एक्चुअल डेप्थ से बिल्कुल अलग होता है। जैसे आपने कॉइन को डाला पानी में तो कॉइन अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ी सी अपलिफ्ट दिखती है, तो जो दिखाई दे रही है ना दैट इज एपरेंट, और जो उसकी एक्चुअल डेप्थ है वो तो आपको मालूम है कि आपने कितना डेप्थ पे ली है। क्यों होता है ये, रिफ्लेक्शन की वजह से। वेरी गुड। तो यहां देखो मैंने क्वेश्चन दिया है, an object at the bottom of a beaker filled with liquid with respect air is with ना find the apparent depth of object, ठीक है।
एक लाइन मैंने छोड़ दिया है, एन ऑब्जेक्ट एट द बॉटम ऑफ अ बीकर फिल्ड विथ अ लिक्विड ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर। मैंने एक्चुअल डेप्थ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इतना, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ेगा बेटा, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एन ऑब्जेक्ट एट द बॉटम ऑफ अ बीकर फिल्ड विथ लिक्विड अप टू हाइट 10 सेंटीमीटर, ये मैंने एक्चुअल डेप्थ दे रखा है। इफ द RI ऑफ लिक्विड विथ रेस्पेक्ट टू एयर is 4/3, फाइंड एपरेंट डेप्थ। हमें एपरेंट डेप्थ निकालना है, ठीक है। तो मैंने एक्चुअल हाइट कितनी दी है, डेप्थ 10 सेंटीमीटर। तो मैं यहां सॉल्व करूंगी। रियल डेप्थ मैंने दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और मैंने आपको क्या दिया है, if the refractive index of liquid with respect to air is 4.3, तो मैंने एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कितनी दी है विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड, दैट इज 4/3, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए आप क्या करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए अगर आपको एपरेंट डेप्थ निकालना हो तो रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय एपरेंट डेप्थ, ठीक है बेटा। तो यहां पे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है, 4/3, और रियल डेप्थ कितना है, 10 डिवाइडेड बाय एपरेंट डेप्थ, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो 10 × 3 डिवाइडेड बाई 4 यानी 30/4 इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो एक्चुअल डेप्थ कितनी थी, 10 सेंटीमीटर, और ये लगभग 2.5 सेंटीमीटर अपलिफ्ट होकर के एपरेंट डेप्थ में दिखाई दे रहा था। सो योर आंसर विल बी 7.5 सेंटीमीटर। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंट, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा कोल्ड है बेटा, तो मुझे थोड़ी सी कफिंग की प्रॉब्लम हो रही है, बट इट डजंट मैटर। So question number 4 I discussed with you. Now I have to go on next question, that is question number 5. I will discuss 2 more questions with you. The refractive index of a material, ये सारे मैंने बोर्ड के क्वेश्चन ही लिए हैं, is 1.33. If the velocity of light in vacuum, सबको मालूम है कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मटेरियल, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम कर देती हूँ, ठीक है। अब मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, यानी कि म्यू की वैल्यू दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी की निकालनी है। आप कैसे निकालोगे, म्यू इज इक्वल टू C/V, 1.33 इज इक्वल टू 3 × 10⁸ बच्चों को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, V × 1.33 इज इक्वल टू 3 × 10⁸, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.33। अब आप डेसिमल को ऊपर ले जाना, और जब आप डेसिमल को ऊपर लेकर के जाओगे, ये डेसिमल को ऊपर ले जाना, और जब तुम डिवाइड करोगे तो तुम्हारे आंसर आ जाएंगे 2.25 × 10⁸। क्या निकाला है तुमने, वेलोसिटी निकाला है ना, तो तुम्हारा आंसर मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, ठीक है। सो नाउ दिस वॉज अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन, ये विजिबल है आपको। चलो लास्ट क्वेश्चन हमारा
और इस लास्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, ये भी हमारा एपरेंट से ही रिलेटेड है। अ कॉइन एट द बॉटम ऑफ अ ट्रॉ, मैंने एक ट्रॉ में लिया containing a depth of 15 सेंटीमीटर, ठीक है, एक्चुअल कितना दिया 15 सेंटीमीटर, appears to be 3.75 सेंटीमीटर raised above। अब देखो 15 सेंटीमीटर और ये 3.75 ऊपर दिखाई दे रहा है, तो एपरेंट कितना होता, 15 में से इतना माइनस कर दोगे तो भी तुम्हारा एपरेंट निकल जाएगा। सो रेज्ड अबव फ्रॉम बॉटम, ठीक है बच्चे। कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, कैलकुलेट RF या RI कर देती हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अब यहां देखो रियल डेप्थ कितना, रियल डेप्थ बताओ बच्चे 15 सेंटीमीटर, रेज्ड कितना 3.75 सेंटीमीटर, तो एपरेंट डेप्थ कितना हो जाएगा, माइनस कर दोगे, एपरेंट डेप्थ 15 माइनस 3.75, आपका आंसर आ जाएगा 11.25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका एपरेंट डेप्थ निकल गया, ठीक है बच्चे। अब आपसे मैंने पूछा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। और देखो रियल डेप्थ 15 सेंटीमीटर है, एपरेंट डेप्थ 11.25 सेंटीमीटर है, इनको डिवाइड कर देना, यानी कि 15 डिवाइडेड 11.25, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1.33। क्या आंसर आ जाएगा 1.33। कोई ऐसा यूनिट लगेगा, नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n के साथ भी डिनोट करते हैं। आई थिंक तुम्हें यहां तक क्वेश्चन समझ आ गया होगा, अगर आपको आया होगा तो मैं फिर आगे कुछ वीडियोस बनाऊंगी, ठीक है बेटा। टिल देन बाय ऑल ऑफ यू।